नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करेंगी। इस बजट से एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी अपेक्षाएं हैं। ये अपेक्षाएं वित्तीय सहायता, जीएसटी से संबंधित सुधार और कर राहत, नीतिगत सुधार, निर्यात प्रोत्साहन, कौशल विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए नकदी का मुद्दा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एमएसएमई सेक्टर का मुद्दा आत्मनिर्भर भारत और रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात एमएसएमई सेक्टर और बजट की करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री के पूर्व डेवलपमेंट कमिश्नर राम मोहन मिश्रा जी मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। राम मोहन मिश्रा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे मुकेश मोहन गुप्ता जी से, जो चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसएमई के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है मुकेश जी संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत राम मोहन जी मैं आपसे करूँगा। मुद्दा ये है एमएसएमई का, और एमएसएमई का जो मुद्दा है, जाहिर तौर पे अगर हम देखें निर्मला सीतारमण जी के पूर्व जो बजट उन्होंने संसद में पेश किए हैं उसमें प्राथमिकता में ऊपर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में ऊपर रहा है, प्राथमिकता में रहा है। आप कैसे देखते हैं जो बजट में हमने एमएसएमई की यात्रा को देखा है, क्या उपलब्धि हैं इसकी? देखिए, एमएसएमई की जब हम बात करते हैं तो उनमें विशाल संभावनाएं, जैसा कि आपने कहा, वो सच है। और उनको जो शासन की तरफ से जो समर्थन मिलता है, फैसिलिटेशन की जो एक व्यवस्था होती है, उस पर बहुत सारे उपाय हुए हैं। एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन हुआ है वो एमएसएमई की डेफिनेशन को परिवर्तित करके हुआ है जी। उससे क्या हुआ है कि पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रहता था, फिर अब सर्विसेज पे भी फोकस है और इन्वेस्टमेंट के साथ अब टर्नओवर पे भी फोकस है। तो उसका असर ये पड़ा है कि जब टर्नओवर को आप ट्रैक करना शुरू करते हो और उनकी इनकम को भी ट्रैक करना शुरू करते हो, तो उससे एक जो कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग की संभावना उत्पन्न होती है। तो एक बहुत बड़ी एक संभावना हमारे सामने आई है और इसको प्रशासन, मेरा जैसा मानना है कि आगे इसको बढ़ा रहा है जी। दूसरा जो एक पक्ष इसका है, ये जो बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, तो बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम जो चलाए गए जिन्होंने कि नवोन्मेष को प्रोत्साहन दिया है, इनोवेशन को प्रोत्साहन दिया है, जिसमें इस सेक्टर में नई नई चीज़ें घटित हुई हैं। साथ ही जो जैसे पेमेंट्स की प्रॉब्लम एमएसएमई की रहती थी, उसमें एक समाधान पोर्टल बनाया शासन ने, बहुत सारी व्यवस्थाएं। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ देश में हुई है, मैं इसको बताना चाहूँगा आपको जी, वो एक जो डिजिटल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर हमारा बना है, वो विश्व में हमारा मुझे लगता है सबसे अच्छा होगा, और नहीं तो विश्व के जो सबसे अच्छे डिजिटल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स हैं उनमें से एक है जी। तो वो इसमें फिनटेक के जगत से और जो भी एक एआई बेस्ड जो भी एक सपोर्ट मिल सकता है हमको, वो एक उसकी नई संभावनाएं इसमें खुली हैं। तो ये तीन चीज़ें तो बहुत जो मुख्य हैं जो हमारे सामने आई। बाकी एक जो मैं कहूँगा कि वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसमें काफ़ी काम हुआ है, पर अलग अलग जो एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के डोमेन्स हैं उनको इंटीग्रेट करके एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके जो एक समग्र व्यवस्था है वो शायद अब आगे आने वाले समय में होगी, क्योंकि एमएसएमई को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न विभाग हैं, कई मिनिस्ट्री उसमें काम करती हैं। पर एक जो कोई कॉर्पोरेटाइज अगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो जाए तो सारे के इनपुट्स को लेके और एमएसएमई की प्रॉफिटेबिलिटी को, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को समग्र दृष्टि से देख के जो भी जहाँ से लाया जाना हो वो लेके आ जाए, तो एक व्यवस्था इसकी होनी ज़रूरी है। उसी को आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो जड़ों में एक बिजनेस फैसिलिटेशन का एक ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। जैसे ब्लॉक्स हैं हमारे, ब्लॉक्स में शासकीय स्कीम की योजनाओं की जानकारी तो हमें मिल जाती है, पर अगर और स्कीम जैसे पीएमईजीपी है और उनके छूट कहाँ मिल रही है, सब मिल जाता है। पर अगर कोई कहना चाहे कि मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, मुझे मार्गदर्शन करो, तो वो शायद आने वाले समय में इस बजट में मुझे शायद लगता है कि इस पर कोई उपाय ऐसा निकाला जाएगा, ताकि जो युवा की बात जो आपने की जी, रोज़गार की जो आपने बात की, तो वो तो जो ग्रास रूट पे वहीं जाएगा, तो वहाँ जब जाएगा तो किसके पास जाएगा? बिल्कुल, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे खुलने चाहिए जी। बिल्कुल, रोजगार का मुद्दा महत्वपूर्ण है, देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा महत्वपूर्ण है, और इन दोनों ही क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमएसएमई सेक्टर देश के जीडीपी में करीब
30% का योगदान देता है और रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका इस क्षेत्र की रही है। मुकेश मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एमएसएमई सेक्टर और बजट आप कैसे देखते हैं? क्या अपेक्षाएं आपकी हैं, क्या मुद्दे आपके हैं? देखिए सर, मेरा तो मानना यह है कि सरकार जब से आई है ना, जी, पिछले 10-12 साल में हमने देखा कि जो भी स्कीम अनाउंस की गई जी, सरकार के द्वारा, मैं उन सब में एमएसएमई का एक पुट जरूर देखता हूं। चाहे वो पीएम जनधन योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, जो भी स्कीम लॉन्च की गई उसमें कहीं ना कहीं शायद एमएसएमई का ध्यान रखा गया। मैं सरकार की इस बारे में और तारीफ करना चाहूंगा कि ये बहुत ही कंसल्टेटिव सरकार है। मुझे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया अपने घर पर, एक छोटे से ग्रुप में हमसे पूछा गया कि क्या हमारी अपेक्षाएं हैं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जब प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग की तो उसमें भी मुझे बुलाया गया टू रिप्रेजेंट द एमएसएमई सेक्टर। हमसे पूछा गया कि क्या आपकी अपेक्षाएं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि छोटे जो चैम्बर्स हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका जो आइडिया है, उनकी जो सजेशंस है, वो जानना चाहती है सरकार। आपका जो क्वेश्चन है कि अब हमारी बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, तो देखिए सरकार ला तो रही है बहुत सारी योजनाएं, लेकिन फिर भी एमएसएमई जो है वो दिल मांगे बहुत। और खास तौर से 2-3 बातों पर मैं आपका और आपकी जो व्यूअरशिप है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो एमएसएमई की जो समस्याएं हैं, एक तो ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है स्कीम्स की। जैसे मिश्रा सर भी बता रहे थे कि भाई छोटे गांव में, विलेज में एक आदमी अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो क्या करें। मैं एक बताना चाहूँ इससे पहले कि मैं बताऊं कि क्या हमारी अपेक्षाएं हैं। हम चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने एक बहुत ही नायाब इनिशिएटिव शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई मित्र। हमने करीब 13,000 एमएसएमई मित्र अभी तक एंगेज कर लिए हैं और हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक हम 1 लाख एमएसएमई मित्र एंगेज करेंगे। एक तो ये रोजगार की समस्या दूर होगी और दूसरा ये जितने एमएसएमईज हैं उनके यहाँ जाएंगे, उनको पूरी स्कीम्स के बारे में अवगत कराएंगे, उनके बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। ऐसा एक ये इनिशिएटिव हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। जी, जहां तक सरकार से अपेक्षा है हमारी इस बजट में, देखिए जो एमएसएमई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 मैं मानता हूं। एक तो यह है कि उनको समय से लोन नहीं मिल पाता, और दूसरी ये कि जब वो अगर लोन भी मिल गया, उन्होंने अपना बिजनेस कर लिया, माल बेच दिया या सर्विस दे दी, तो उनको समय से पेमेंट नहीं मिलता। तो ये 2 समस्या हैं जहां पर उनका कैश फ्लो पूरी तरह से इंपैक्ट कर सकता है। तो दोनों पॉइंट्स पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से। एज फार एज बैंकिंग लोन, मैं तो ये चाहता हूं कि एक सीजीटी एमएससी जो स्कीम है जहां पर सरकार 5 करोड़ तक का लोन दे रही है कोलेटरल फ्री रूप में, वो बहुत ही अच्छी स्कीम है और उससे एमएसएमई को बहुत ही मदद मिलती है। लेकिन कई बार हमने देखा कि जो बैंक्स हैं वो शायद कुछ कारणों से, उनके भी अपने कुछ कारण हो सकते हैं, वो सीजीटी एमएससी लोन को शायद उतना ज्यादा एनकरेज नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि भाई एक सीजीटी एमएससी का एक बैंक ही अलग से बना दिया जाए, जैसे मुद्रा बैंक है, इस तरह से सीजीटी एमएससी बैंक बनाया जाए। वहां पर केवल और केवल जो कोलेटरल फ्री लोन है वो ही सैंक्शन किए जाने चाहिए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो ओरिजिनेशन ऑफ लोन एप्लीकेशन है वो किसी भी हालत में ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कई बार जो एमएसएमई है या खास तौर से जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है, जो 90% से भी ज्यादा हैं जिनका कंट्रीब्यूशन टोटल एमएसएमई में, वो जब जाते हैं ब्रांच में तो उनकी एप्लीकेशन कई बार ठीक तरह से एंटरटेन नहीं की जाती। तो ओरिजिनेशन कम से कम ऑनलाइन होना चाहिए, यानी जब भी कोई एप्लीकेशन हो एक बार ऑनलाइन उसको ओरिजिनेशन हो, उसके बाद क्योंकि वो सिस्टम में आ जाएगी, उसके बाद जो ये बोरोवर हैं उनको एक यूजर नेम पासवर्ड मिलना चाहिए ताकि वो अपनी लोन एप्लीकेशन को ट्रैक कर सके। क्योंकि जो टैक है, जो टर्न अराउंड टाइम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और प्रॉब्लम आती है बैंक लोन में कि जब अगर एक बैंक हमारी मदद नहीं कर रहा, हम चाहते हैं एज एन एमएसएमई कि हम किसी दूसरे बैंक में चले जाएं, तो वहां पर कहा जाता है कि भैया प्री पेमेंट चार्जेस देना पड़ेगा तुमको, 4%, 5%, 6% तक है जी। ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है एमएसएमई को फाइनेंस लेने में। ये जो प्री पेमेंट चार्जेस हैं, ये मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को शायद इसमें कोई तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि ये बंद होने चाहिए। क्योंकि देखिए जो लोन है, मैं समझता हूँ ये तो शादी.com है, बैंकर बोरोवर दोनों की मर्जी है, तब तक भैया साथ रहें। अगर बात नहीं निभरा तो भैया तलाक दे दो, दूसरी जगह जाने दो, दूसरी जगह क्यों मना करते हैं। एक लोन लेने में और सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जो सिबिल स्कोर है, सबसे पहले वहां पर एक हिंड्रेंस आ जाती है। और सिबिल में क्या है, हम ये कहते नहीं है कि भाई आप कोई डिफॉल्टर है उसको लोन दो, बट हमारा कहना यह है कि देखिए अगर कोई छोटा मोटा कोई क्रेडिट कार्ड का कभी कोई डिले हो गया, कोई आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले किसी का कोई डिफॉल्ट था, उस समय वो पढ़ता था, एजुकेशन लोन लिया था या छोटा बिजनेस था,
कम से कम एक मटेरियलिटी का कंसेप्ट आना चाहिए, जो भी ये क्रेडिट ब्यूरो की जो रैंकिंग जी है मुकेश जी, जी बिल्कुल, इसके और भी पहलू हैं, क्योंकि ऋण का मुद्दा जो है, जैसा मैंने कहा, नकदी का मुद्दा एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे और भी पहलू समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन राम मोहन जी, अगर बात मैं 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की करूं, खासतौर से जो एमएसएमई सेक्टर के सामने महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है, एक है नकदी का, दूसरा टेक्नोलॉजी का, और तीसरा मुद्दा है प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का। ये 3 मुद्दे मुझे लगता है जिसका जिक्र हाल ही में वित्त मंत्री जी ने भी अपने एक संबोधन में किया था। ये 3 मुद्दे आप कैसे देखते हैं? एक तो जो नकदी का प्रश्न है, उसमें अभी जो ये सुधार हुए हैं जिसका जिक्र किया है, उससे आने वाले समय में उनकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी इन लोगों की। पर अभी एमएसएमईज में जब आप देखेंगे तो इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक समस्या रहती है वहाँ जी। वो छोटे जो लोगों को इंश्योरेंस, पर्टिकुलरली अगर एग्री बिजनेस सेक्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पे जनरल इंश्योरेंस इज़ अ प्रॉब्लम, तो उसको मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है। और शायद जो प्रीमियम जो देता उसको भी गवर्नमेंट कैन शेयर अ लिटिल बिट ऑफ इट, तो उसका, ताकि उसका बोझ उनके ऊपर कम से कम पड़े। टेक्नोलॉजी का जहाँ तक सवाल है, तो कभी कभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी या तो हम बहुत हाई एंड ले लेते हैं, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और कभी कभी वो अप्रोप्रिएट नहीं होती। तो टेक्नोलॉजी का एक जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं, कभी बहुत पहले 2000 के शुरू में सिडबी ने उसमें एक प्रयास किया था जी, एक टेक्नोलॉजी बैंक बनाया था उन्होंने। तो इसमें जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं उनमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो छोटे छोटे, उनको पता ही नहीं चलता कि मशीनरी कौन सी लें, कहाँ से लें, तो दे एंड अप बाइंग की जो वहाँ पे जो ट्रेडर है उसी की सलाह लेके वो ख़रीद लेते हैं। तो उसमें एक कुछ व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, ताकि उनको जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उनके लिए, उनके बिज़नेस के लिए, उनकी मार्केट को देखते हुए, तो उसका एक उसमें शुमार होना चाहिए। मुझे लगता है उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमारी सरकारी संस्थाओं ने डेवलप की है, जैसे CSIR है, ICAR है, ये जो बहुत सारी जो एसेंटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जी, बहुत ही नया टेक्नोलॉजी बहुत सारी डेवलप की उन्होंने, पर उसको बिज़नेस तक ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा उस पर रिफॉर्म की आवश्यकता है, ताकि वो सुगम तरीके से लोग उसको एक्सेस कर पाएँ। एक विषय जो और उनकी ज़रूरत है, जो मेरे अनुभव में रही है, कि जो मार्केट फैसिलिटेशन जी, वो मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने कुछ बना भी लिया और फिर आपको बिका नहीं, तो फिर आपके लिए तो बहुत समस्या है। तो एक मार्केट फैसिलिटेशन की जो व्यवस्था है उसमें अब मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट और होगा, प्रयास हुए हैं अच्छे, लेकिन उसमें उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है, जैसे सरकार ने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम चलाया था Z, ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट, तो वो अपेक्षाकृत बड़े उद्यमों के लिए लगा जी। तो ज़ीरो इफेक्ट मतलब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली उद्यम, जो कि प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत बल देते हैं जी, और उसकी एक्सपोर्ट से भी कनेक्शन है, क्योंकि जब आप ग्रीन प्रोडक्ट्स को बनाते हो तो उसका एक्सपोर्ट का पोटेंशियल आपका बढ़ता है। इसी तरह से ज़ीरो डिफेक्ट के जब आप उस पर जाते हो, तो एक सरकार का बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो उस पर क्या होता है कि आपके जो कॉस्ट है वो करीब 20-25% वो रिड्यूस कर सकता है प्रोग्राम हो, तो उसको और बड़े पैमाने पर अगर चलाया जाए जी, तो मैं समझता हूँ कि एमएसएमईज की जो कॉस्ट रिडक्शन से उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। और इसी के साथ जो शासन की ऑलरेडी स्कीम चल रही है, डिज़ाइन को प्रमोट करने की, पैकेजिंग को प्रमोट करने की, ब्रांडिंग को प्रमोट करने की, और इसी से जुड़ा जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो एमएसएमईज हैं, जब वो कॉन्टिनेंट्स में जहाँ जाते हैं वहाँ पे उनके लिए जैसे हब्स बन जाएं, जैसे कुछ और देशों ने किया है, तो उनमें जैसे उनके लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ आ जाएँ, उनके लिए कोई दफ्तर की सुविधा मिल जाए। इसी तरह से जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए जैसे ऑफिस नहीं होता बहुत लोगों के पास, और ख़ास तौर से जब हमने डेफिनेशन चेंज की बात की थी, तो अब सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सर्विसेज की जो एमएसएमईज हैं उनको फैसिलिटेशन के लिए भी और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है जी, क्योंकि उनके लिए जैसे कोई दफ्तर एक हो गया, कॉमन ऑफिस है, उसमें 10 लोग बैठ रहे हैं, 20 लोग बैठ रहे हैं, तो कॉमन फैसिलिटीज़ पे भी मेरे हिसाब से उसमें आगे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एमएसएमई सेक्टर की एक बहुत बड़ी मुद्दा ये भी रहा है कि काम करना और आसान बनाया जाए, काम चालू कर सकें और काम को कर सकें। ये दोनों पक्ष एमएसएमई सेक्टर के एक महत्वपूर्ण रहे। अगर बात मैं करूं तो क्रेडिट गारंटी फंड योजना सरकार ने शुरू करी, और ऐसी तमाम योजना एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय समय पर शुरू की, और उसका नतीजा ये हुआ कि देश में एमएसएमई सेक्टर का तेजी के साथ विकास हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर की एक महत्वपूर्ण भूमिका उभर के सामने आई है। लेकिन मुकेश मोहन जी, अगर मैं बात करूं गुणवत्ता की, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को सरकार प्रमोट करती है,
प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल का आह्वान करते हैं, लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, मेक इन इंडिया की बात होती है, सवाल गुणवत्ता का आता है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? सरकार से हम अपेक्षा करें, लेकिन गुणवत्ता का मुद्दा एमएसएमई सेक्टर की तरफ है। नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरह से चिंतित है और इसका पूरा ध्यान रख रही है। दो बातें हैं, देखिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है, जैसे मिश्रा जी ने भी कहा कि जेड जो है, और उन्होंने कहा कि ये बड़ी यूनिट्स के लिए शायद ज़्यादा जरूरी है। मैं थोड़ा सा बस विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं थोड़ा सा उसमें एमेंडमेंट करना चाहूँगा कि अभी सरकार माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए भी ये जेड सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से और उनको पूरा एजुकेट करके दे रही है, और इसके काफ़ी इनिशिएटिव क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुरू किए हैं। हम भी उसमें सरकार की मदद कर रहे हैं जेड सर्टिफिकेट दिलाने में अपने एमएसएमईज को, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा जो मार्केटिंग की बात है, देखिए जो मार्केटिंग के लिए बात की आपने भी, अभी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल पेमेंट्स। इसके द्वारा सरकार क्या कर रही है कि भाई जो एमएसएमई है वो कई बार फंस जाते हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, जोमेटो है, ये ध्यान देते हैं तो 4-5 ही हमें नजर आते हैं कि भाई ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ कमीशन बहुत ज़्यादा लगता है, और बहुत सारी समस्याएं हम सब जानते हैं कि जो आ रही थी एमएसएमई को इनके ऊपर अपना माल बेचने में। तो सरकार जैसे यूपीआई लेकर आई, उसी तर्ज पर अब सरकार ओएनडीसी को लेकर आई है, जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार कह रही है एमएसएमईज को कि भैया लीजिए, आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए, पेमेंट गेटवे लीजिए, लॉजिस्टिक्स की भी फैसिलिटी दे रही है। और अब एक सरकार ने इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर इस साल 27 जून को एक टीम स्कीम अनाउंस की है। मैं आपके द्वारा सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उसमें जो भी एमएसएमईज अब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगी, ऑनबोर्डिंग करेंगी ओएनडीसी पर, उनको बहुत सारी भर कर, मतलब आप समझिए सब्सिडी और इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ सरकार का पूरा ध्यान है, और एमएसएमई भी अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कुछ स्कीम आई हैं, जैसे गिफ्ट स्कीम है ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए हमारी, और या एक और स्कीम आई है सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, वहां पर सब्सिडी भी दे रही है सरकार। और क्वालिटी के लिए मैं समझता हूं कि काफी कुछ जो एमएसएमई हैं वो भी अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर काफी ध्यान दे रही हैं, क्योंकि उनको भी अब लग गया है कि अगर उनको कम्पिटिटिव रहना है मार्केट में तो उनको भी ये जो क्वालिटी में है उस पर अपना खास ध्यान देना पड़ेगा। तो इनके तरफ सरकार का भी ध्यान है, और मैं समझता हूं कि जो एमएसएमईज हैं उनका भी ध्यान है। जो ये खास तौर से मैंने 2-3 स्कीम बताई आपको, गिफ्ट स्कीम है या टीम स्कीम है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इन एमएसएमईज को आगे बढ़ने में। और ओएनडीसी इनके प्रोडक्ट का केवल देश में ही नहीं, क्योंकि अब ओएनडीसी ने एक्सपोर्ट में भी शुरू कर दिया है, तो आदमी कोई भी जो एमएसएमई है वो अपना 10 मिनट के अंदर समझिए अपना ई कॉमर्स वेबसाइट जो अगर वो वैसे बनाना चाहे तो हो सकता है कि उसके 10-20 लाख रुपए खर्च हों, उसके 4-5 महीने उसके जाएं इसमें, फिर पता नहीं उसका प्रमोशन कैसे हो। यहाँ पर बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उन प्लेटफॉर्म पर ये सारी की सारी, मतलब वो एक बार अपना ओएनडीसी पर रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर जितने प्लेटफॉर्म है सब पर उनका दिखना शुरू हो गया, ऑर्डर खट उनको आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़े इनिशिएटिव सरकार ले रही है। मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय जो है वो एमएसएमईज का, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सरकार काफ़ी बढ़ावा दे रही है। लेकिन एक मुद्दा मुकेश मोहन जी मैं आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी ये मुद्दा उभर के सामने आया है। आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश का मुद्दा तेजी के साथ उभर के सामने आया है। एमएसएमई सेक्टर की ओर से मांग भी की जा रही है इसके संबंध में कि एक मुश्त व्यय का प्रावधान किया जाए। क्या मुद्दा है और इससे क्या फायदा होगा? मैं सर समझ चाहता हूं आपका, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया जी। आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश का मुद्दा जी, इसकी मांग लगातार उठ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या है ये मांग? नहीं देखिए, मैं समझता हूं कि आप कह रहे हैं कि भाई जो आईटी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जो एमएसएमई, उनके ऊपर उनको फंडिंग कहां से मिले, शायद ये आप कहना चाहते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए भी सरकार एक स्कीम खास तौर से लेकर आई है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। तो स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि अभी तक समस्या ये होती थी कि जब बैंक जाते थे ये जो एमएसएमईज हैं, और अगर आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए वो चाहते थे कि भाई इनमें हमारा सपोर्ट कर दिया जाए और उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो बैंक कहता था कि भाई देखिए यहाँ पर हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही आपकी, आप हमें कोलेटरल सिक्योरिटी लेकर आओ, तभी हम आपको ये जो, क्योंकि आईटी के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी इनकी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। लेकिन सरकार इनके लिए भी लेकर आई है एक स्कीम खास तौर से क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, जहां पर उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ तक का लोन कोलेटरल फ्री स्टार्टअप्स को।
तो मुझे नहीं लगता कि अब जो हमारे जो एमएसएमईज हैं, जो स्टार्टअप है, और स्टार्टअप ये नहीं है कि आज शुरू किया वो स्टार्टअप है, जो भी एंटरप्राइज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी जो भी काम कर रही हैं पिछले 10 साल से उनका इनकॉर्पोरेशन है, वो सभी स्टार्टअप में आती हैं। उन सभी एमएसएमईज को 10 करोड़ रुपए तक का लोन, जो चाहे वो अपने स्टार्टअप के जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो आईटी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे उनके जो खर्चे हैं स्टार्टअप के, उनके लिए खास तौर से लेकर आई है सरकार ये स्कीम। तो 10 करोड़ तक अगर कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि आईटी इन्वेस्टमेंट में उनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बस एक टैक्स का मुद्दा मैं और यहाँ जरूर रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से स्टार्टअप को 10 साल में से 3 साल कोई भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको टैक्स फ्री इनकम होती है, इसी तरह अगर ये भी सुविधा एमएसएमई को भी दे दी जाए, क्योंकि एमएसएमई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और वो एमएसएमई और स्टार्टअप में जो डेफिनेशन है बहुत ही थिन अंतर है उसमें, क्योंकि स्टार्टअप की डेफिनेशन में टर्नओवर 100 करोड़ तक है, और ये जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, अगर देखा जाए तो नाम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, लेकिन बाद वाले एम का तो मुझे आज तक नहीं पता चला। मैं भी अपने आप को समझता हूं कि मैं बड़ा ज्ञाता हूं एमएसएमई का। इन मीडियम एंटरप्राइजेस को एक भी स्कीम अवेलेबल नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। तो वहाँ जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक है। हम तो चाहते हैं कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनकी टर्नओवर भी 100 करोड़ तक कर दी जाए, और साथ में जिस तरह स्टार्टअप को इनकम टैक्स में छूट है 3 साल की, इस तरह एमएसएमईज को भी या खास तौर से माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को 3 साल अगर एग्जेम्पशन दे दी जाए तो बहुत बड़ा एक ये मदद होगी। क्योंकि जो ग्रोथ है 50 करोड़ की टर्नओवर हो जाती है ना, तो अब जो एमएसएमई है वो कहता है कि भाई मैं अब आगे ग्रोथ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरी टर्नओवर 50 करोड़ 1 लाख भी हो गई तो जितने भी बेनिफिट्स हैं उन सबसे मैं हाथ धो लूंगा, तो वो अपनी ग्रोथ रोक लेता है। अगर ये डेफिनेशन में अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए काफी मदद मिल सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के सामने भी रखा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जबकि वो रिकवरी कोड नहीं है, बट फिर भी उनसे बहुत आसानी से रिकवरी हो रही थी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की, लेकिन उस थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। तो हमने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की है कि खास तौर से एमएसएमई के लिए अगर ये 10 लाख कर दी जाए, 1 करोड़ की जगह 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दे तब भी ठीक है, क्योंकि एमएसएमईज का किसी एक पार्टी पर ऐसा 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बहुत मुश्किल से होता है। जी बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं एमएसएमई सेक्टर के जो सरकार के सामने भी हैं, वित्त मंत्री जी के सामने भी हैं। 23 जुलाई को जब बजट वो पेश करेंगी तो सामने आएगा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या क्या घोषणाएं, क्या क्या पहल वित्त मंत्रालय ने, वित्त मंत्री ने बजट में की हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है आईटी सेक्टर का। मैंने इसलिए उठाया निवेश का मुद्दा क्योंकि आज छोटी छोटी कंपनियां स्टार्टअप के रूप में खड़ी होती हैं और बहुत बड़ा काम देश में आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से निभा रही हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन राममोहन जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा एमएसएमई सेक्टर का जीएसटी को लेकर रहा है, कर राहत को लेकर रहा है, कर सरलीकरण का मुद्दा एक महत्वपूर्ण रहा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीएसटी एक नया प्रयोग था और उसमें मुश्किलें तो आई माइक्रो स्मॉल को शुरू में, और उसके बहुत दूरगामी लाभ भी हुए हैं। क्योंकि जब आप टैक्स को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर देते हो उसमें, तो एक फॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इकोनॉमी की, उसमें उनका हुआ है। तो इसमें लेकिन अब जिस स्थिति में हम आ गए हैं उसमें ये हमें देखना पड़ेगा कि जो एमएसएमईज़ की कॉम्पिटिटिवनेस है जी, जब हम उनको इनफॉर्मल से फॉर्मल मिला रहे हैं तो वो उसमें टैक्स का जो एडिशनल बर्डन जहाँ कहीं भी पड़ रहा है उसको बेयरिंग कैपेसिटी उनकी है कि नहीं है। सेक्टर वाइज एक एनालिसिस की ज़रूरत है, मुझे लगता है शासन में हो रही होगी वो, और उसको टैक्स को थोड़ा सा कैलिब्रेट करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता है उसको। क्योंकि जो एक वैल्यू चेन बेस्ड जो पर्टिकुलर सेगमेंट में जो एमएसएमईज़ हैं, अगर उनकी पूरी की पूरी कॉम्पिटिटिवनेस कहीं अफेक्ट हो रही है तो उसको टैक्स को कैलिब्रेट कर देने से उस पूरी की पूरी वैल्यू चेन को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। साथ ही जो हमने पहले बात की कि अगर टैक्स का बर्डन बढ़ भी गया है आपके पर आपने सेविंग कर ली है कॉस्ट रिडक्शन से, तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहते हो। तो एक तरफ तो ये टैक्स का सरलीकरण जिसकी आप बात कर रहे हैं और जिसमें थोड़ा सा जहाँ कहीं रियायत हो उसकी बात आपने की है, साथ ही में जो ग्रीन प्रोडक्शन रिलेटेड जो इंसेंटिव्स हैं, चाहे वो जीएसटी में छूट है या सब्सिडीज़ हैं, जो भी, उसको हमें बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप अवगत है कि क्लाइमेट चेंज इज़ ए सीरियस इशू, तो उस दिशा में अभी थोड़ा काफ़ी काम हुआ है। और इसमें मुझे लगता है कि जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनके पास जो संसाधन है उनको इसके साथ प्रक्रिया के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि अलग से कैश पे सब्सिडीज़ की एक लिमिट है, उसके आगे फिर वो संभव नहीं होती हूँ। तो वो जैसे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की जो भी इनिशिएटिव्स हैं
उसको अगर हम MSME डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ऐसे जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मंत्रालय ऐसे हैं, इनका अगर एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाए और उनको एक कोई जैसे बिजनेस को जो फैसिलिटेशन हो बिजनेस के तरीके से करने से अच्छा रहता है जी। तो इसको अगर ये कहीं किसी लेवल पे कॉर्पोरेटाइज कर लिया जाए इसको, जैसे US में आप अगर देखेंगे तो स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उनका बड़ा अच्छा चलता है, एक कॉर्पोरेटाइज स्ट्रक्चर है फैसिलिटेशन का। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि अगर हम गति करेंगे तो उसका लाभ हमको मिलेगा। जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल मुकेश मोहन जी मेरा आपसे है कि श्रमिक और जो ओनर्स हैं उनके बीच जो हितों का मुद्दा है उसके संतुलन की बात आती है, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है देखिए लेबर लॉज में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और अब मुझे नहीं लगता कि बहुत जो पहले हम देखते थे कि कहीं लाल झंडा लग रहा है, स्ट्राइक हो रही है, ये सब कुछ चीज़ें ये शायद पिछले ज़माने की बात हो गई है। तो मुझे लगता है कि इस वे में उसमें काफ़ी काम हुआ है और अब काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में शायद काम हो रहा है। जो श्रमिक हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बीच कोई ज़्यादा मनमुटाव वाली बात मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं देती। मैं एक और आपने मुद्दा किया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जी, जी। तो मैं बताना चाहता हूँ इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल सरकार ने की है, सिंगल विंडो स्कीम। तो एक सिंगल विंडो स्कीम का जो एक पोर्टल है वो भी सरकार ने बना दिया NSWS करके। वहां पर जाकर कोई भी जो MSME है एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, सारे डॉक्यूमेंट वहां पर रहते हैं, वो उनको बार बार वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा एक मदद है MSME की। इसके अलावा बस हमारी जो बजट से जो अपेक्षाएं हैं वो ये हैं कि देखिए NPA जब एक अकाउंट हो जाता है तब कोई भी उसको छूना नहीं चाहता। वो ऐसा लगता है कि भैया इसको तो कोई ऐसी अछूत बीमारी हो गई कि अब इसको छुओ मत, जबकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। 89 डेज और 90 डेज का बस केवल डिफरेंस है, एक दिन का डिफरेंस है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये NPA का जो नॉर्म्स हैं अगर उसको कुछ 90 डेज से 120 दिन या 180 दिन कर दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। और साथ में कोई यूनिट अगर सीक हो गई एक बार, क्योंकि देखिए हमने देखा कोविड आया और उसके पहले ये मोनेटाइजेशन से कहीं ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा MSME को। तो अगर इनका एक बार फिर जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसका एक मौका और दिया जाए इन MSMEs को, बिना इनको NPA डिक्लेयर किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत अच्छी स्कीम है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ MSME, वो उतनी अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मैं भी उसमें कुछ बैंक्स में मेंबर हूँ, पर शायद उतना अच्छा उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो एक NPA के अगर नॉर्म्स को, डेज को बढ़ा दिया जाए और साथ में जो रिहेबिलिटेशन का, रीस्ट्रक्चरिंग का एक और मौका दिया जाए हम MSMEs को, तो हम बड़े आभारी रहेंगे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और मोदी सरकार के। बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग के लिए सरकार ने तमाम पहल की हैं, कानून के स्तर पर भी सुधार किया है, श्रम सुधार की दिशा में भी काम किया है और आर्थिक दृष्टि से भी कई योजनाएं शुरू की हैं। मुकेश मोहन जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राम मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।